हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल बी के चैप्टर 3 यानी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट का पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो पिछली बार हम लोग क्रेडिट मॉनिटरिंग वगैरह डिस्कस कर चुके, क्रेडिट ऑडिट डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग कहाँ से करेंगे? आज हम लोग करेंगे एडवांस अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट्स है। ठीक है, एडवांस अगेंस्ट कुछ तक हम लोग कर चुके थे। एडवांस अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट्स में क्या कहा गया है? वेयर हाउस रिसीट का मतलब क्या है कि जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो वेयर हाउसेस हैं उसमें अगर आपने सामान रखा हुआ है और उसके अगेंस्ट आपको एडवांस या लोन चाहिए तो वो आपको मिल सकता है। उसमें क्या कहा गया है कि जो ये रिसीट्स होती है उनको 4 ग्रेड्स में किया गया, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक। ग्रेड 1 मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है सामान की, और ग्रेड 4 मतलब पुअर क्वालिटी है सामान का। उसी हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। जो वेयर हाउस रिसीट्स हैं वो एंडोर्स होती हैं अगर बोरोवर को, तो उन रिसीट्स को अवॉइड करना, उनके अगेंस्ट लोन नहीं करना है। ठीक है, अगर ऑलरेडी एंडोर्स्ड हैं तो। ठीक है, किसी प्रकार का जो अगर नॉन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स हैं तो उनके अगेंस्ट भी लोन नहीं करना है। वेयर हाउस रिसीट जो है उसमें अगर एडवांस तभी करना है जबकि वो बैंक के फेवर में एंडोर्स हो तो फिर किया जा सकता है। ठीक है, और वेयर हाउस रिसीट्स जो है उनका जो उसमें जो क्वांटिटी रहेगी, स्टॉक रहेगा, वो वर्ड्स और फिगर्स दोनों में मेंशन होना चाहिए। ये भी एक कंपलसरी शर्त है। ब्रांच जो है वो वेयर हाउस कॉर्पोरेशन को एक नोटिस भेजेगी, लोन देने के बाद एक नोटिस भेजेगी कि भाई ये अब हमारे पास है, इसके अगेंस्ट हमने लोन दे रखा है, तो उसको हमारे फेवर में प्लेज कर दो या लीन कर दो उसके स्टॉक को। तो ये भी एक इसकी कंडीशनल है। ठीक है, ये एक मतलब एस्पेक्ट है इसका। इसके बाद लोन प्रोडक्ट्स के ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं? जैसे एजुकेशन लोन के लिए कहा गया कि एजुकेशन लोन के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है उन्होंने मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम चालू करी थी। ठीक है, कब जो इस पे कि कब लाए हैं? 2021 में लाए। इसमें इंडियन स्टूडेंट्स और जो इंडिया के बाहर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अब्रॉड में, वो सब इसमें कवर होते हैं। जो स्टूडेंट है उसकी कंपलसरी है कि वो इंडियन नेशनल होना चाहिए। एनआरआई भी इसमें काउंट हो जाते हैं। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, एनआरआई भी काउंट हो जाते हैं। उसके बाद जो कहा गया कि 4 लाख तक के एजुकेशन लोन पे कोई भी मार्जिन की आवश्यकता नहीं है। अगर 4 लाख से लेकर 7.5 लाख तक का लोन है तो 5% का मार्जिन है इंडिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो इंडिया के बाहर पढ़ रहे हैं उनको 15% तक का मार्जिन देना है। बैंक जो है वो 7.5 लाख के ऊपर का जो लोन है उसमें मार्जिन अपने हिसाब से अपने डिस्क्रिप्शन डिसाइड कर सकता है कितना मार्जिन लेना है। 4 लाख तक के लोन के लिए किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं लेनी है। जो पेरेंट या जो गार्जियन होगा वो ज्वाइंट बोरोवर बनते हैं इसमें, इस तरह के एजुकेशन में। और 4 लाख से लेकर 7.5 लाख तक का लोन है उसमें पेरेंट या गार्जियन तो रहेंगे को बोरोवर, साथ ही साथ एक सूटेबल थर्ड पार्टी गारंटी भी चाहिए होती है। अगर 4 लाख से ऊपर, 7.5 लाख से नीचे और 7.5 लाख के ऊपर तो आपको मतलब सिक्योरिटी ली जाती है, कंपलसरी हो जाता है फिर तो। ठीक है, रीपेमेंट हॉलीडे मोरेटोरियम पीरियड कितना होता है? जो भी कोर्स की, सपोज इंजीनियरिंग करनी है, 4 साल का कोर्स है तो 4 साल प्लस 1 ईयर, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर जो होगा वो मोरेटोरियम पीरियड होगा। मतलब उसमें किसी प्रकार की किस्तें आपको नहीं देनी। चाहे तो आप ब्याज सिर्फ दे सकते हैं, इंटरेस्ट, तो भी आपको 1% का रिबेट मिल जाएगा, उसमें फायदा भी होगा। ठीक है, जो इसकी ईएमआई होती है 15 साल के लिए बांधी जाती है उसके बाद में। ठीक है, जो भी लोन आपको प्रीपे करना है उसके लिए 15 साल का समय दिया जाता है, एक्सेप्ट मोरेटोरियम को हटा के, एक्सक्लूडिंग मोरेटोरियम। ठीक है, बैंक जो है उसमें ये भी उन्होंने कहा गया कि मैक्स इसको मैंडेटरी कर ले सकते हैं किस चीज़ के लिए कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक चाहिए होती है। हर एक एजुकेशन लोन के साथ आपने नोटिस किया होगा एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है। इसमें किसी प्रकार की प्रोसेसिंग या अपफ्रंट चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं। कब तक के? 7.5 लाख तक के लोन के ऊपर, 7.5 लाख से ऊपर तो प्रोसेसिंग और अपफ्रंट चार्जेस होंगे। ब्रांच जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर सकता है, किसके लिए? प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए। भाई आपने लोन दे दिया, फिर आपको देखना है कि बच्चा पढ़ाई कर भी रहा है कि नहीं, या उसके कैसे नंबर आ रहे हैं, उसके लिए वो कॉलेज को कॉन्टैक्ट कर लेगा कि हमें इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी इनकी मार्कशीट्स हर सेमेस्टर हर साल भेजते रहिएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा इंडिया के बाहर पढ़ रहा है तो उस केस में बच्चे जो स्टूडेंट है उसको सोशल सिक्योरिटी नंबर या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो वहां से उसको अलॉट होगा अदर कंट्री में, वो सब इसको सबमिट करना होगा, इसको बैंक को सबमिट करना होगा। व्हीकल लोन के लिए कहा गया कि जो व्हीकल लोन है उसमें यह है कि जो व्यक्ति है उसकी एज 65 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 65 साल के नीचे व्यक्ति को मिल सकता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होगा, फर्म या कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल का चाहिए होगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ऑथराइज डीलर का कोटेशन चाहिए होगा, लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए होगी। ठीक है, कोई ऑपरेटिव अकाउंट जो चल रहा है कस्टमर का उसका स्टेटमेंट चाहिए होगा। ये सब चीज़ें उसमें चाहिए होंगी बैंक व्हीकल लोन के लिए। जो लोन का टेन्योर है वो कस्टमर के लिए मैक्स टू मैक्स 84 महीने का होता है, यानी कि 7 साल तक का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। लोन टू वैल्यू रेशियो में कहा गया है कि 10 लाख तक के लोन पे 85% ऑन रोड का प्राइस जो है वो बैंक दे देता है, मतलब 15% मार्जिन कस्टमर देगा। और अगर 10 लाख से ऊपर का है तो 80% बैंक दे देता है, 80% से ऊपर जो है वो कस्टमर देगा। ये ऑन रोड प्राइस की बात हो रही है, एक्स शोरूम की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ब्रांच है, जो ब्रांच है वो कस्टमर से एक अंडरटेकिंग भी लेगी लोन देने से पहले कि बाद में कस्टमर जो है वो अपने व्हीकल को हाइपोथिकेट कराएगा, आरसी के ऊपर बैंक के पक्ष में बंधक कराएगा, ठीक है। जो व्हीकल परचेज किया जाएगा उसके लिए ये भी कहा गया है कि उसमें इंश्योरेंस करवाना उसमें कंपलसरी है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, और जो लोन आउटस्टैंडिंग है उससे 10% का ऊपर का इंश्योरेंस चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। लोन अमाउंट जो है वो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा, सप्लायर डीलर के अकाउंट में डायरेक्टली नेफ्ट या आरटीजीएस के थ्रू क्रेडिट किया जाएगा, डायरेक्टली डीलर को पैसा दिया जाएगा। रिकवरी एजेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस है। पहली बात तो ये है कि जो भी रिकवरी एजेंट होगा, जो रिकवरी करने बैंक के बिहाफ पे जाएगा, उसको एक कॉपी ऑफ नोटिस, जो जिसके घर वो जा रहा है रिकवरी के लिए, इसके ऑफिस जा रहा है, उसमें एक नोटिस की कॉपी उसके पास होनी चाहिए। बैंक की तरफ से एक अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके पास एक सा आइडेंटिटी कार्ड भी होना चाहिए जो कि बैंक या एजेंसी के द्वारा इशू किया गया होगा, ठीक है। बैंक को यह इंश्योर करना है कि जो भी रिकवरी एजेंट कस्टमर से बात कर रहा है उसकी सारी कॉल्स रिकॉर्ड हो, जिससे कि कल को कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको क्लैरिटी दिया जा सके, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट है रिकवरी एजेंट के साथ, उसमें किसी प्रकार का ये कंपलसरी शर्त है, किसी प्रकार का अनसिविलाइज्ड, अनलॉफुल या क्वेश्चनेबल बिहेवियर एजेंट के साथ एजेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा। ये नहीं जाके आप मारपीट कर रहे हो या गाली गलौज कर रहे हो, ऐसा अलाउड नहीं है। बैंक्स को ये भी इंश्योर करना है कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं उनको IIBF द्वारा जो है डेब्ट रिकवरी का जो कोर्स होता है वो कोर्स भी उन्होंने कर रखा हो। फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर लेंडर्स में क्या आता है, आरबीआई ने फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर लेंडिंग बैंक्स के लिए बनाया है, ठीक है। बैंक्स को कहा है कि आपको फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग फॉलो करना है। जैसे कि आपका होता है BCSBI होता है ना, बैंकिंग कोड ऑफ सुपरविजन बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या होता है, उसमें बैंक की नॉर्मल कस्टमर सर्विस की बात होती है, ये फेयर प्रैक्टिस कोड में लोन संबंधित बात हो रही है, ठीक है। तो आप जो लोन्स की एप्लीकेशन उसकी प्रोसेसिंग कहा कि लोन एप्लीकेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ये उसमें फेयर प्रैक्टिस कोड में कहा गया है। बैंक्स को कोई भी इंफॉर्मेशन जो कस्टमर की है, चाहे फीस हो, चाहे चार्जेस हो, चाहे इंस्पेक्शन की फीस हो, चाहे सिविल चार्जेस हो, चाहे कोई स्टॉक के इंस्पेक्शन चार्जेस हो, कोई भी चार्जेस होंगे, वो सारे चार्जेस क्लैरिटी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ कस्टमर को बताने लोन देने से पहले। कोई भी लोन एप्लीकेशन जब आप एक्सेप्ट करते हैं एज ए बैंकर, तो आपको उसके लिए एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करना है कस्टमर को। लोन अप्रेजल टर्म्स कंडीशन में कहा गया कि क्रेडिट एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन का प्रॉपर असेसमेंट करना है, और उसके बाद क्रेडिट लिमिट जब इशू हो जाएगी उसके बाद जो उसके टर्म्स कंडीशन है वो कस्टमर को प्रॉपरली बताने हैं, ठीक है। टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ लोन इंक्लूडिंग चेंजेस इन टर्म के, यदि मान लीजिए आपने लोन सैंक्शन कर दिया, उसका टाइमली उसको डिसबर्स करना है, और उसके संबंधित जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कस्टमर को बताना कंपलसरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसके लिए अगर वो चाहे तो चाहे नहीं, उसे करना ही है, ग्रीवेंस रिटर्सल मैकेनिज्म बनानी है। जैसे नॉर्मल अगर किसी कस्टमर को दिक्कत है तो वो ओम्बड्समैन तक जा सकता है, लेकिन लोन के केस में अगर मान लीजिए किसी बैंकर ने मना कर दिया कि हम आपको लोन नहीं देंगे, तो मैक्स टू मैक्स वो क्या कर सकता है कस्टमर, वो नेक्स्ट हायर लेवल अथॉरिटी तक जाकर के अपनी कंप्लेंट कर सकता है, और इसके अलावा उसके बाद कोई यही ग्रीवेंस रिटर्सल मैकेनिज्म बैंक बनाता है। ये बैंक द्वारा अप्रूव पॉलिसी के अंतर्गत है, क्योंकि बैंक जो लोन देना है वो एक तरीके से उनका वो है, डिस्क्रिप्शन है, वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस पार्ट। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।